स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। तो हैवी वाटर बोर्ड HWB का एग्जाम हो चुका है, प्रिलिमिनरी टेस्ट ओवर हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसके सही आंसर क्या है। टोटल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा HWB हैवी वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। इसमें जो आज का पेपर था प्रिलिमिनरी टेस्ट, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे? तो 50 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको 3 मार्क मिलने वाले थे। टोटल मैक्सिमम मार्क 150 हो गया। माइनस मार्किंग कितनी थी? 1/30। ठीक। और ये क्या था? क्वालिफाइंग नेचर का था। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, योनो कैश किसे कहते हैं या योनो कैश किससे संबंधित होता है? तो ये किससे संबंधित होता है? एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित होता है योनो कैश। इसके मनी को क्या कहते हैं? योनो कैश कहते हैं। एसबीआई का योनो ऐप भी आता है, आप सभी को पता है, जिसपे आप बैंकिंग को इजीली क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो 11 जुलाई को एज ए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में बनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज किरण बेदी? किरण बेदी क्या थी? तो किरण बेदी पहली वुमेन आईपीएस अफसर थी। ठीक है, पहली जो महिला आईपीएस ऑफिसर थी वो कौन थी? किरण बेदी। तो जीके के बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट पूछा गया था, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो आपका पिछले एनएफसी के पेपर में भी पूछा गया था। तो जीएसटी मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रीन पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ग्रीन पार्क कहाँ पर स्थित है? कानपुर में एकमात्र जो पार्क है, नेशनल पार्क, कौन सा है? ग्रीन पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। ईट पगनाज से आप इसको याद कर सकते हैं, प्रोटॉन ईट पगनाज, प्रोटॉन का गोल्ड स्पिन, न्यूट्रॉन का चैडविक, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। डायनमो क्या करता है? डायनमो का काम क्या होता है? तो डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो डायनमो उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर जीके का लास्ट क्वेश्चन, कि थर्मोमीटर में क्या प्रयोग करते हैं? ठीक, थर्मोमीटर में किस मेटल का प्रयोग किया जाता है? कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो मरकरी का प्रयोग किया जाता है। जो ताप मापने के लिए, बुखार मापने के लिए पैरा थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है, उसमें कौन सा द्रव भरा होता है? तो उसमें मरकरी पारा Hg भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज नोन एज। किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट से उसके चार्ज को कहाँ पर ट्रांसफर करना है? अर्थ में ट्रांसफर करना है, पृथ्वी पर ट्रांसफर करना है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को जाना जाता है अर्थिंग के नाम से। आप सभी लोगों ने दैनिक जीवन में अर्थिंग का प्रयोग देखा होगा। उसको इक्विपमेंट को सेफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका न्यूट्रल तार हम क्या करते हैं, पृथ्वी में सप्लाई कर देते हैं, गाड़ देते हैं, जिससे वहां पर जब ज्यादा चार्ज हो जाता है तो चार्ज को क्या करता है? अर्थ में सप्लाई कर देता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? अर्थिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं सारे। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो एकांक क्षेत्रफल पर। ठीक, एकांक क्षेत्रफल मतलब आपका एरिया, यूनिट एरिया पर जो फोर्स कार्य करता है इसे क्या कहते हैं? तो यह बाई ए क्या है? नथिंग बट प्रेशर है। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। ठीक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाता है? यूनिट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सौर जल हीटर, जो सोलर हीटर होता है उसका प्रयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, आप सभी को पता है। लेकिन पूछा गया था इसका प्रयोग कब नहीं किया जाता है? कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम सोलर हीटर का प्रयोग नहीं करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था कि जब हवा चल रही हो। तो जब हवा चल रही होगी, जो सूर्य की किरणें होंगी वो डायरेक्टली आकर वहां पर नहीं पड़ती हैं, इसलिए वो प्रॉपर रूप से गर्म नहीं हो पाता है। तो जब हवा चल रही होती है तो हम सौर जल हीटर का प्रयोग पानी को गर्म करने के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक केमिस्ट्री का इक्वेशन दिया गया था, ये आपको बैलेंस करना था। इक्वेशन क्या था? Na2CO3 प्लस XHCl। यहाँ पर जो X लिखा गया है इसी की वैल्यू बतानी थी। अगले इक्वेशन में क्या है? 2NaCl प्लस CO2 प्लस 2H2O। तो आपको देखना था कि यहाँ पर जो HCl है, HCl से पहले कौन सी गिनती आएगी। तो आप लेफ्ट साइड में जाइए, राइट साइड में कितने H है? तो H यहाँ पर 2 है। Cl कितने? तो Cl भी यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना था? 2 लिख देना था। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, Na2CO3 प्लस 2HCl इक्वल टू 2NaCl प्लस CO2 प्लस 2H2O।
तो यक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा होता है तो इसे क्या कहा जाता है। बहुत ही फेमस है, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, जब सूर्य की किरणें क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर से होते हुए पृथ्वी पर आती हैं तो यहाँ पर टकराने के पास कुछ उसका जो भाग होता है वापस लौट जाता है, लेकिन यहाँ पर वायुमंडल में जो गैसें होती हैं, धूल धुएं के कण होते हैं, इनको वापस नहीं जाने देते, फिर से पृथ्वी पर क्या कर देते हैं, इनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक, इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, सूखा होता है, बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो यही पूछा गया था, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपको कन्वर्ट करना था 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो किसके बराबर होता है, -273 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -273 केल्विन के बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसी को क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं। इससे न्यूनतम संभव ताप कहते हैं, इससे नीचे ताप संभव नहीं है, कह लीजिए। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो पीएच से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय है तो 7 से अधिक हो जाएगा, न्यूट्रल है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 ही होगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछे गए हैं कहीं ना कहीं बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक, सिंपल सिंपल जो सामान्य दैनिक जीवन में हम चीजें प्रयोग करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक टर्म है ऑन्कोलॉजी, जिसे क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट प्रयोग किया जाता है वो किस मेटल का बना होता है, तो किस मेटल का बना होता है फिलामेंट, तो टंगस्टन का बनाया जाता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट, प्रकाश के दूसरी घटक रेखा के विभाजन के रूप में जाना जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश की किरणें किसी यहाँ मीन्स पॉलिश यहाँ टकराती हैं तरह से, तो यहाँ क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में क्या होती हैं, बट जाती हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, इंग्लिश में कहा जाता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के नाम से इसको जाना जाता है। प्रकाश की किरणें हैं, टकराती हैं तो अपने घटकों में विभाजित हो जाती हैं, जितने उसके अंदर कलर होते हैं सब अलग अलग क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो इसको वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई, तो इसका मतलब भारत में जो पावर सप्लाई है इंडिया में, जो विद्युत की पावर सप्लाई की जाती है कितने हर्ट्ज पर की जाती है, तो 50 हर्ट्ज पर प्रयोग की जाती है। कितने पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई कितनी है, 50 हर्ट्ज पर पावर सप्लाई इंडिया में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलर क्वांटिटी हैव, जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं अदिश राशियां, अदिश राशियों में क्या होता है, तो अदिश राशियों में केवल और केवल परिमाण होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड। जो भी स्केलर क्वांटिटी है उनमें क्या होगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। केवल परिमाण होगा, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके विपरीत जो वेक्टर राशियां होती हैं उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी को किसमें मापा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज जो होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HZ के द्वारा लिखा जाता है। अगला, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विद्युत धारा होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किससे मापते हैं, तो एम्पियर के द्वारा इसे मापा जाता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिचुएशन ऑफ थायराइड ग्रंथि, तो ये नेक के फ्रंट में जो गला होता है इसके सामने जो ग्रंथि होती है क्या होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। तो यहाँ पर गर्दन ऑप्शन दिया गया था, आप उसकी तरफ जा सकते हैं, गर्दन वाले पोर्शन में थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो आइसोटोप्स ऐसे आपके एलिमेंट्स होते हैं, इसको आप एग्जांपल से समझेंगे। आपने पढ़ा होगा 1H1, 1H2, 1H3, तो ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, समस्थानिक है। तो इसमें क्या होता है, एक ही जगह आवर्त सारणी में इनकी स्थिति एक ही होगी। एक 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 मीन्स इनका परमाणु क्रमांक समान होगा। परमाणु क्रमांक मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन इनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो इसलिए इनमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती अलग हो जाती है। जैसे एक परमाणु भार हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन सॉरी परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन एक एक हो गया, लेकिन यहाँ पर परमाणु भार 3 दिया, 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2, यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे बचेगा 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है, समस्थानिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दिया गया था आपका कि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, स्थान समान हो आवर्त सारणी में, उसी को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक आइसोटोप, सेम प्लेस। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड जो रक्त का मीन्स कहते हैं फिल्ट्रेशन होता है, ठीक, वो कहाँ पर होता है, तो हार्ट में किया जाता है, जो हृदय है वहीं पर क्या होता है,
ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? तो नियर अबाउट आप सभी को पता है 78% क्या होता है, नाइट्रोजन हवा में पाया जाता है। नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? 78% होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक कार 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? कार की स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में है, टाइम यहाँ पर आपको सेकंड में दिया गया था। तो सबसे पहले क्या करना था, जो 19 किलोमीटर पर आवर है इसको आपको कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 90 को आपको मल्टीप्लाई करना था 5/18 से। तो 18 पंचे 90, 5 गुणे 5 आ जाएगा 25। तो चाल निकल के आ जाएगी आपकी 25 मीटर पर सेकंड, जो कि किलोमीटर पर आवर को जब आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर आपको स्पीड मिल गई मीटर पर सेकंड में 25, टाइम है आपका 15 सेकंड। हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी हो गई? 25, समय हो गया 15। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 375 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए था, बस सिंपल था। आपको यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर था, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। बीएसएससी कहता है इन्होंने भी यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई 4xy, चौड़ाई 2xy है, तो उसका एरिया कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 4xy, चौड़ाई 2xy, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 4 × 2 x हो गया, x स्क्वायर, y ये हो गया y स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर y स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको 588 के फैक्टर निकालने थे। अगर आपको सिंपली नहीं आता तो आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में, इधर आपको लिख लेना 585। इसको आप क्या करिए, कैंसिल, पहले 2 से गुणा मतलब काटेंगे तो आ जाएगा 294। फिर इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 147। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करिए, आ जाएगा 49। 49 को आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7, फिर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, तो टोटल 22377। तो यही क्या हो जाएगा, 588 का फैक्टर या गुणनखंड हो जाएगा। 2 × 2 × 3 × 7 × 7, 1 ऑलमोस्ट सबका फैक्टर होता ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक आपको एडिशन दिया गया था 5988 6144 7024। इन तीनों को आपको ऐड करना था, कितना आएगा? तो टोटल आंसर आ जाएगा 19156। कितना आएगा? 19156। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपका 81 मल्टीप्लाई विथ 81 मल्टीप्लाई विथ 81 मल्टीप्लाई विथ 81, ये बराबर है किसके? 9 की पावर मीन्स 9 की पावर n के। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी? तो सबसे पहले आपको पता है 91 को क्या लिख सकते, 81 को क्या लिख सकते हैं? तो 81 को 9 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये 9 की पावर 2 कितने बार है? तो 1 2 3 4 टाइम है। कितने टाइम है? 4 टाइम है। तो क्या हो जाएगा? 9 की पावर 2 × 4 8 हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा? 9 की पावर 8। तो जब दोनों पक्ष को कंपेयर करेंगे 9 की पावर 8 इक्वल टू 9 की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 निकल कर आ जाएगी। वैसे भी आप 81 को 9 9 9 9 9 में तोड़ेंगे तो टोटल कितने बार आएगा? 8 बार आएगा। तो 9 की पावर 8 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 30% ऑफ 17, 17 का 30% कितना होगा? तो वैसे आप डायरेक्टली कह सकते हैं 7 3 जा 17 3 जा 51, 5.1 हो जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, 17 लिखिए, 30% निकालना है 30 लिखिए, 100 से डिवाइड करिए, 0 से 0 कैंसिल, 17 को 30 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 आएगा, 0 से यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक बाद 0 लग जाएगा, तो 5.1 टोटल यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा। इस मेथड से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था 9748, सॉरी क्या था, 97 नहीं था, 9248 था। क्या था? 9248। यहाँ पर बताना था कौन सा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कौन सा है? तो प्राइम नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, या तो खुद या तो 1। तो क्या है यहाँ पर? 2। 2 क्या है? एक प्राइम नंबर। बाकी 9 की बात की जाए तो 3 3 9, 3 भी है, 9 भी है, 1 भी है, 4 का 1 2 4, 8 का 1 2 4 8, तो कई सारे फैक्टर, लेकिन 2 यहाँ पर एक ऐसा जिसकी केवल 2 ही फैक्टर, 1 और 2। तो ये क्या है यहाँ पर? एक प्राइम नंबर। 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया था कि क्रिकेट मैच के पहले 12 ओवर में जो रन रेट था 4.5 ओवर था 288 रन बनाने हैं, तो उसके लिए अगले 12 ओवरों में आवश्यक रन रेट कितना होगा? मान लीजिए 24 ओवर का कोई मैच है जिसमें पहले 12 ओवर में जो टीम बैटिंग कर रही है 4.5 बना रही है, एक ओवर में 4.5 रन बना रही, तो टोटल 12 ओवर में कितने बनाएगी? तो आप 12 को 4.5 से मल्टीप्लाई करो तो 54 रन बनाएगी 12 ओवर में।
बनाना कितना है उसे, टोटल 288 रन बनाए थे। तो रन बचेंगे कितने, तो 288 में से 54 को माइनस करो तो 234 रन यहाँ पर आपके बचेंगे। अब 234 रन बचे, आपके पास ओवर कितना बचा, तो ओवर बचा केवल 12। तो 12 को आपको बनाने हैं 234 रन 12 ओवर में, तो 234 को आप क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 19.5 निकल के आ जाएगा, जो कि हो जाएगा अगले 12 ओवर का औसत रन रेट कितना, 19.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, 5 साल पहले जो ए की आयु है बी की आयु से 3 गुनी थी, मीन्स आज अगर उनका यक्स है तो 5 साल पहले क्या था, जो ये था बी से 3 गुना था, ठीक। अब उसके मीन्स 2 साल बाद, सॉरी आज के 10 साल बाद क्या होने वाला है, तो आज के 10 साल बाद जो ए की आयु है बी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो आपको बताना है कि आज ए की आयु कितनी है। तो सिंपली आप इसको मान सकते हैं कि आज मान लीजिए एक्स की ए की आयु यक्स है और बी की भी आयु क्या है, यक्स है। आज आज के 5 साल पहले क्या थी, तो ए की आयु 3 थी, वहां पर बी की आयु 1 थी। आज के 10 साल बाद कितना होगा, तो आज के 10 साल बाद ए की आयु 2 हो जाएगी और बी की आयु 1 हो जाएगी, मतलब 2 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर टोटल अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पर एज में कितना, ईयर में कितना डिफरेंस है, तो 5 पहले 10 बाद में, तो टोटल हो गया ईयर में डिफरेंस 15 का। और एज में वास्तविक डिफरेंट कितना है, तो इसकी आयु 2 होगी, इसकी आयु 1 होगी, तो डिफरेंट कितना है, 1 का आया, ठीक। तो एक रेशियो किसके बराबर हो गया, 15 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, 15 के बराबर हो गया। अब यहाँ क्या निकालना है, तो निकालना है वर्तमान आयु कितनी होगी। अब इसी को आप सिंपली किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो एक की जो वर्तमान आयु निकल के आएगी, मान लीजिए 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितनी थी, 3 थी, तो 15 कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो ये आयु कब है, 3 साल पहले है। आज के लिए क्या होगा, उसमें 5 जोड़ना होगा, तो 45 5 50 यहाँ पर हो जाएगा ए की आयु। एक बार फिर से देखिए, आज मान लीजिए एक्स यक्स है, आज के 3 साल पहले ए की 3 थी, बी की 1 थी। आज के 10 साल पहले क्या हो जाएगा, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, ए की 2 हो जाएगी, बी की 1 हो जाएगी, ठीक। तो टोटल ईयर का डिफरेंस कितना है, 15। एज का डिफरेंस कितना है, 1। तो एक रेशियो किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो आप चाहे जिसमें भी रख सकते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक। मान लीजिए हम 3 साल पहले में रखते हैं, तो 3 साल पहले 15 45 थी, तो आज 45 और 5 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 18 दिनों में 36 आदमी एक काम पूरा कर सकते हैं। कोई काम है जिसको 18 दिनों में कितने आदमी करते हैं, 36 आदमी मिलकर करते हैं। तो पूछा गया है सेम काम को 27 आदमी कितने दिनों में कर पाएंगे। तो सबसे पहले 18 दिनों में करते हैं 36 आदमी, तो आपको निकालना होगा टोटल वर्क कितना है। तो 18 गुणे 36 कर दीजिए, टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा। फिर इसको 27 आदमी से करना है, तो क्या करेंगे, 18 गुणे 36 को आपको डिवाइड कर देना है 27 से, ठीक। तो 27 से 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 3 12 3 36, तो 12 दूना 24, कितना निकल के आएगा यहाँ पर, 24 दिन निकल के आ जाएगा कि 27 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 24 दिनों में। फार्मूला आप प्रयोग कर सकते हैं, M1D1 बराबर M2D2। यम की वैल्यू यहाँ पर 36 आदमी है, 18 दिन लेते हैं, तो M2 27 आदमी कितने दिन लेंगे। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ओके, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। 24 दिनों में ये काम को पूरा कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 20 पुस्तकों की कीमत 252 रुपये है, तो 45 पुस्तकों की कीमत कितनी होगी। यूनिट सिंपल सा है, 20 पुस्तक की कीमत कितनी है, 252 है। तो एक पुस्तक की कीमत निकालने के लिए 252 को 20 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको निकालना कितना है, टोटल निकालना है 45 पुस्तकों का, तो 45 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 567 निकल के आ जाएगा। कैसे, 252 कितने की है, 20 बुक की है, तो एक बुक की निकालने के लिए 20 से डिवाइड कर दिए। हमें निकालना कितना है, 45 का निकालना, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काटो, 5 चौके 20 और 5 नवा 45, फिर इसको 4 से काटो, तो 4 छक 24 और फिर 4 तिहाई 12, 63 को 9 से गुणा करो, 9 तिरिक 27 के साथ, 9 छक 54 और 5, सॉरी 9 तिरिक 27 के साथ 9 छक 54 और 5, 54 और सॉरी 9 छक 54 और 5 61, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। क्या आया था हमारा, 63 इंटू आया था 9, तो 9 3 जा 27 कैरी 2, 9 6 जा 54, 54 और 2 56, तो 567 567 रुपीज टोटल निकल के आ जाएगा। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको दिया गया है, ठीक। 20 पुस्तक थी, तो पहले एक पुस्तक का निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45, तो आपका टोटल उत्तर निकल के आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था 90 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको क्या करना था, सिंपली हमने पहले ही बताया था कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 पंचे 90, हम 25 निकल के आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। सपोज मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9582 -4028 -2174। यहाँ पर 9582 में से 40 28 और 21 74 को आपको घटाना था। तो इस, जब इसको आप दोनों को जोड़ेंगे तो 6202 आएगा। 9582 में से घटाएंगे तो 3380 निकल के आ जाएगा। इसमें से आपको इन दोनों को घटाना था, तो इन दोनों का साइन समान है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़कर इतना होगा आपका 9582 में से 6202 घट के 3380 निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 2 की पावर n इक्वल टू 4 की पावर 4, तो n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, क्या दिया गया है, 2 की पावर n, ये बराबर है 4 की पावर 4। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसका पावर कितना है, 4 है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर n बराबर हो जाएगा 4 की पावर 2 की पावर 8 के। ठीक, 4 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। इधर क्या है, 2 की पावर n है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 निकल के आ जाएगी, n की वैल्यू 8 हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पानी की टंकी का आयतन 3 मीटर क्यूब है, तो इसको लीटर में बदलो, लीटर में कितना होगा। ठीक, कोई मान लीजिए पानी की इस प्रकार से टंकी है, इसका आयतन कितना है, 3 मीटर क्यूब है, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर गहराई, तो इसमें कितना पानी टोटल आ पाएगा, वही इसका क्या है, क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक, यहाँ पर सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है किसके, 1 लीटर के। ठीक, तो अगर इसको हम मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब बराबर है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के, इसलिए 3 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर हो जाएगा, तो 3000 लीटर के बराबर हो जाएगा। कैसे, इसको देख लीजिए, आपके पास है 3 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यह हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में बदलने के लिए आपको 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 3 कैंसिल, 3 × 10⁻³ मतलब क्या हो गया, 3000 लीटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा टोटल, उसमें 3000 लीटर पानी आ सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 88 सेंटीमीटर, कोई वृत्त है उसका जो परिधि है कितना है, 88 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना होगा। सर्किल मतलब वृत्त, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, 2πr कितने के बराबर है, 88 के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रेडियस निकालना होगा, रेडियस निकालने के लिए 2 यहाँ पर बटा में चला जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, 22 नीचे 7 ऊपर। ठीक, तो 22 दूना 44, 44 से 88 कटा 2 आया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो जो 88 यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, पेरीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको फाइनली निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला होता है πr², पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 14 × 14, 7 से 14 को कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, तो 22 दूना 44 × 14, 44, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, परिधि दिया गया था आपको 88 सेंटीमीटर पूछा गया था, एरिया कितना होगा, सबसे पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर उस रेडियस का प्रयोग करके यहाँ पर आपको क्या निकालना था, एरिया कैलकुलेट कर लेना था। बहुत ही मीन्स कह सकते थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन था कंपेयर टू अदर क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया था कि जब किसी पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर हो तो उन्नयन कोण कितना होगा। मान लीजिए ये क्या है, किसी पेड़ की लंबाई है, ये कोई पेड़ है, तो जो इसकी छाया होगी कहाँ होगी, तो इसकी छाया यहीं पर स्थित होगी। तो ये दोनों क्या है, बराबर है, अगर ये एक है तो ये भी एक है। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा tan थीटा, अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से ये त्रिभुज बन रहा है और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री पर क्या होता है, ये और ये दोनों बराबर हो चुकी, ये 90 डिग्री होता ही है। ये 45 डिग्री के सामने अगर ये एक है तो इसके सामने भी क्या होगा, एक होगा। तो ये दोनों कब बराबर होगा, जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और ये दोनों एंगल कब बराबर हो सकते हैं, जब एक 45 हो दूसरा भी 45 हो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। टोटल कितना बनता है, 180, 90 तो यहाँ आपका बन गया। अब ये दोनों कोण आपको देखना है कितना कितना होगा। इसने ऑलरेडी भुजा बता दी कि इसके सामने की भुजा एक है और इसके सामने की भुजा भी एक है, मतलब ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे।
तो 180 में से 90 तो आपका पहले ही कम हो गया, बचा कितना 90, 90 को दो पार्ट में बांटोगे कितना आएगा 45 आएगा, तो मतलब कोण कितना है 45 डिग्री कोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि tan a बराबर 0 है तो a का मान कितने बराबर होगा, तो tan a का बराबर 0 है, ये कब होता है तो जब tan 0 की वैल्यू होगी 0, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, 0 कब होता है tan 0 पर होता है, तो ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना था 1/x प्लस 1/4 प्लस 1/3 बराबर 3, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एलसीएम लेना था, तो x 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12x। ठीक, 12x को x से डिवाइड करेंगे 12 बचेगा, 12x को 4x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3, 12x को 3 से डिवाइड करेंगे 4x बचेगा, 3 और 4x मिलके हो गया 7x प्लस 12, 12x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30x, 30x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 29x बचेगा इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 12/29 यहाँ से निकल के आ जाएगी। क्या करना था x 4 और 3 का आपको एलसीएम लेना था, 12x आएगा, 12x को x से डिवाइड करेंगे 12, 4 से डिवाइड करेंगे 3x, 3 से डिवाइड करेंगे 4x, 3x 4x 7x हो गया, ये इधर आपका 12 3 36x हो गया, 36x में से 7x घटाए तो 29x बचा जो कि 12 के बराबर हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 12/29 के। ठीक, ये बहुत ही मीन्स कह सकते थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था आईटीआई लेवल से, यहाँ पर एलसीएम लेने में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 2x माइनस वाई बराबर 4 और 4x माइनस वाई बराबर 8। क्वेश्चन क्या था 2x माइनस वाई बराबर 4 और 4x माइनस वाई बराबर 8, ये दो रेखाएं हैं, तो इन दोनों रेखाओं का कह सकते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु कटान बिंदु क्या होगा, ये है आपका एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर ये मूल बिंदु है, कोई दो रेखा है 2x माइनस वाई बराबर 4, 4x माइनस वाई बराबर 8, सॉरी यहाँ पर 4x प्लस वाई दिया गया था, क्या दिया गया था 4x प्लस वाई दिया गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, 2x माइनस वाई बराबर 4, 4x प्लस वाई बराबर 8, तो इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु क्या होगा आपको निकालना था। तो आपके पास है 2x माइनस वाई बराबर दिया गया है 4 और 4x प्लस वाई बराबर दिया गया है 8, तो यहाँ से आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर माइनस वाई यहाँ पर प्लस वाई दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो गया जाएगा, 4 और 2x टोटल हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 8 और 4 12 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब इस 2 की वैल्यू को अगर ये आप यहाँ रखें तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, मीन्स इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कहाँ होगा x पर 2 यूनिट इधर आ जाओ, y 0 मतलब यहीं पर होगा, तो 2,0 पर इसका क्या होगा कटान बिंदु होगा, 2 आपका मान लीजिए यहाँ है, 0 आपका यही है, तो यही क्या है इस रेखा का कटान बिंदु हो जाएगा दो रेखाएं का। नेक्स्ट, ओलंपिक गेम कितने सालों में होते हैं, तो मे भी ओलंपिक गेम शायद 3 सालों में एक बार होते हैं, इस क्वेश्चन को आप गूगल कर लीजिएगा कि ओलंपिक गेम प्रत्येक वर्ष कितने सालों में होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था फर्स्ट कंप्यूटर प्रिंटर कौन सा है। ठीक, फर्स्ट जो कंप्यूटर प्रिंटर कौन सा है, तो ये डॉट मैट्रिक्स कंप्यूटर प्रिंटर है, इसका इन्वेंशन 1925 में किया गया था। ठीक है, तो ये थे 50 क्वेश्चन जो कि आज के हैवी वाटर बोर्ड के पेपर में पूछे गए थे, प्रीलिम्स पेपर में जो आपका यहाँ पर प्रिलिमिनरी टेस्ट था उसमें ये 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको वीडियो कैसी लगी, आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, आपने पेपर अटेंड किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अगर आप लोगों ने इसका पेपर नहीं भी दिया है तो भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो आपके नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम होंगे किसके, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का उत्तर आपको गलत लगता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन अपना फीडबैक दे सकते हैं। सो कीप इन टच, बाय बाय सभी को।